यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आइए दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हम बात करते हैं। सर दिस चैप्टर इज कॉमन फॉर जीएसटी एंड कस्टम्स। इनफैक्ट सर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सारे मेंबर कंट्रीज के साथ में जो एक एग्रीमेंट किया था, गेट एग्रीमेंट, GATT, सर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसके थ्रू एक शेड्यूल इशू किया और सारे मेंबर कंट्री को इंस्ट्रक्शन दिया कि उसी शेड्यूल के बेस पे अपने अपने देश का जो टैरिफ आप बनाएंगे वो उसके हिसाब से बनाइएगा। और हमने भी वहां से ही सर उसके बेस पे ही शेड्यूल बनाया और सारी कंट्रीज ने वो शेड्यूल को ही कॉपी करके पेस्ट किया है और रेट ऑफ टैक्स अपने अपने देश के हिसाब से रेट ऑफ टैक्स अपने अपने हिसाब से रखी सारी कंट्रीज ने। पर जो गुड्स की लिस्ट है वो एचडी रखी है, इसीलिए सर इसको बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, सो दैट सारे मेंबर कंट्रीज में जो गुड्स की लिस्ट है वो कॉमन रहे। जिस नंबर पे गुड्स इंडिया में आपको मिलेगा उसी नंबर पर वही गुड्स सर वर्ल्ड में जितने भी डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज है उन सब जगह मिल जाएगा। आपको केवल वहां की रेट ऑफ टैक्स चेक करना होगा। तो सर जो HSN कोड आपने किसी गुड्स का निकाल दिया, उसी HSN कोड पे आप जितने भी डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्री है उसका रेट ऑफ टैक्स चेक कर सकते हो बहुत इजीली, सो दैट नॉमेनक्लेचर का सिस्टम हार्मोनाइज हो जाए, इसलिए इसको बोलते हैं HSN। आइए बच्चों, अब किसी भी गुड्स का HSN कोड अगर निकालना है तो कैसे निकालना होता है उसके बारे में थोड़ा आइडिया हमको दे रखा है। नो डाउट टैरिफ हमारे कोर्स में नहीं आता है सर, शेड्यूल हमारे कोर्स में नहीं आता है। तो पर सर शेड्यूल को पढ़ना कैसे है? आप अगर CA बन गए, CMA बन गए, CS बन गए, तो आपके पास जो क्लाइंट आएंगे वो अगर पूछेंगे बताओ ये रिमोट पर रेट ऑफ टैक्स कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे सर? तो उसके लिए आपको रूल्स आना चाहिए सर। तो सर सबसे पहली बात, क्लासिफिकेशन मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ हेडिंग और सब हेडिंग अंडर विच अ पर्टिकुलर गुड्स शैल फॉल। है ना भाई? सर कस्टम टैरिफ एक्ट का शेड्यूल नंबर 1, GST का शेड्यूल, है ना, दीज आर सेम एंड एब्सोल्युटली रेट ऑफ टैक्स केवल चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है सर। आइए शेड्यूल 1 जो दे रखा है उसको 21 सेक्शन में डिवाइड किया, 21 हिस्सों में डिवाइड किया है सर। 21 हिस्सों को, सेक्शन मतलब वो एक्ट के जो सेक्शन होते हैं वैसे नहीं, हिस्से, पार्ट्स। 21 सेक्शन को फर्दर 98 चैप्टर्स में डिवाइड किया। GST के अंदर एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, 99th चैप्टर। फिर उसके अंदर हेडिंग्स दिया, हेडिंग के बाद उसमें सर सब हेडिंग्स दिया और उसके बाद सब सब हेडिंग या टैरिफ आइटम दिया और यहां पे जाके गुड्स का नाम लिखा और वहां पर रेट ऑफ टैक्स दे रखा है। तो सर अगर सपोज आपको किसी गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स निकालने का है, गुड्स का रेट ऑफ टैक्स कितना है, तो आपको ये पूरा पड़ाव पार करना पड़ेगा, तब जाके बनेंगे क्या? करोड़पति। तो मालिक अब फॉर द इजी एंड कन्वीनियंट रीडिंग ऑफ द टैरिफ, सिस्टम ऑफ डैश दिया हुआ है, सिंगल डैश डिनोट्स हेडिंग, डबल डैश डिनोट्स सब हेडिंग, ट्रिपल डैश डिनोट्स सब सब हेडिंग एंड 4 डैश डिनोट्स टैरिफ आइटम। सर दिस इज आवर नंबर और डैश का सिस्टम दे रखा है, हर हेडिंग के आगे सिंगल डैश लगाया हुआ है, तो जहां सिंगल डैश लगाया समझना वो हेडिंग है, डबल डैश मतलब सब हेडिंग एंड सो ऑन। और सर इनको एक न्यूमेरिकल नंबर देने के लिए हर गुड्स को एक सिस्टमेटिक नंबर दिया गया है, हर चैप्टर को 2 डिजिट नंबर दिया है, जैसे चैप्टर नंबर 21, फिर हेडिंग को 2 डिजिट नंबर और दिया बेटा 2110, फिर सब हेडिंग को 2 डिजिट नंबर और दिया है 211080 सपोज, फिर टैरिफ आइटम को 2 डिजिट नंबर और दिया है 21108090। दिस इज हाउ 8 डिजिट HSN कोड इज असाइंड टू ईच एंड एवरी गुड्स। तो सर अगर कभी भी किसी गुड्स का आपको नंबर दे रखा है तो इसको पढ़ते कैसे? ये हो गया चैप्टर नंबर 21, हेडिंग नंबर 10, सब हेडिंग नंबर 80 एंड उसका टैरिफ आइटम नंबर 90, वहां पर गुड्स का नाम मिलेगा आपको जिस पर रेट ऑफ टैक्स है सपोज 18%। क्लियर? समझे मेरी बात? तो सर यहां पर सर दिस इज हाउ यू हैव टू डिफाइन द HSN कोड फॉर ईच एंड एवरी गुड्स। नाउ सर पॉइंट आता है क्या? ओवरव्यू ऑफ द टैरिफ, GST टैरिफ के अंदर 4 कॉलम दिए हुए सर। सबसे पहला है टैरिफ आइटम, मतलब वहां पे HSN कोड इस तरह के नंबर दे रखे सर। फिर डिस्क्रिप्शन द गुड्स, फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड देन रेट ऑफ टैक्स। कस्टम के अंदर 4 की जगह 5 कॉलम दे रखे, वहां एक कॉलम एक्स्ट्रा है सर। प्रेफरेंशियल कंट्री से अगर कोई गुड्स आ रहा है तो उसके लिए प्रेफरेंशियल रेट ऑफ टैक्स दे रखा है, अदरवाइज सबके लिए स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी दे रखी है। बाकी ये 3 कॉलम वही है बेटा। आइए सर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी किन के लिए? तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कंट्रीज के साथ में एग्रीमेंट करके उन कंट्रीज को प्रेफरेंशियल कंट्री डिक्लेयर करते, जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, मॉरिशस, सेशेल्स, नेपाल, टोंगा एटसेट्रा। दीज आर दी प्रेफरेंशियल कंट्री, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां से गुड्स आ रहा है तो इसके लिए प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा, थोड़ा कम रेट से कस्टम लगेगा। पर अगर किसी गुड्स के लिए प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी नहीं दे रखी है तो वहां पे तो आपका स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी ही लगेगा। GST के अंदर केवल एक शेड्यूल है जिसके अंदर GST का रेट ऑफ टैक्स कितना होगा वो दे रखा है। पर अगर सर हम कस्टम की बात करें, कस्टम में 2 शेड्यूल है जैसे आपको पता है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इंपोर्ट पे कस्टम कितना लगेगा एंड सेकंड शेड्यूल में एक्सपोर्ट पे कस्टम कितना लगेगा। क्लियर? डन। सिर अब आइए रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सबसे पहली बात, पर्पस ऑफ रूल्स क्या है, सो दैट ये रूल्स से आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगी, हाउ टू इंटरप्रेट द लॉज, हाउ टू इंटरप्रेट द
HSN एंड सर नॉमेनक्लेचर जो दे रखा है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, किस तरह से आपको गुड्स का क्लासिफिकेशन करना है, एक आपको है ना लॉ का गाइडेंस मिल जाता है, स्टैट्यूटरी फोर्स मिल जाएगा फॉर द इंटरप्रिटेशन रूल्स एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जिसको फॉलो करके आप प्रॉपर रूल्स को प्रॉपर टैरिफ से आप HSN कोड निकाल पाएंगे, जहां पे भी डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को सोल्व कर पाएंगे इन रूल्स को पढ़ के। आइए सर, एंड दिस रूल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शेड्यूल। तो सर पॉइंट ये है मेरा आपसे कि सर अब रूल्स क्या कहते हैं, ये तो मैंने पर्पस ऑफ द रूल बताया। रूल नंबर 1 कोई खास बात नहीं है, बहुत इजी रूल्स है सर। हर सेक्शन जब शुरू होता है 21 सेक्शन दे रखे, हर चैप्टर जब शुरू होता है उसके आगे नोट्स दे रखे, कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स। वो नोट्स क्यों दे रखे? टू एक्सपांड द स्कोप ऑफ कवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर या सेक्शन, या टू एक्सप्लेन और टू गवर्न द एंट्रीज इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन और चैप्टर। और सर अगर सेक्शन नोट्स, उसको बोलते हैं सेक्शन नोट्स, जो सेक्शन दे रखे जो चैप्टर में दे रखे उसको बोलते हैं चैप्टर नोट्स। सर तो सेक्शन और चैप्टर टाइटल्स ध्यान दीजिएगा, हर सेक्शन और चैप्टर का टाइटल दे रखा नाम, सेक्शन और चैप्टर टाइटल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ लॉ, पर उसमें जो नोट्स दे रखे हैं दोस नोट्स आर पार्ट ऑफ लॉ। सर हर चैप्टर के अंदर हेडिंग दे रखी है, हेडिंग का जो नाम दे रखा है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ लॉ, पर उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, गुड्स का जो नाम दे रखा है वो पार्ट ऑफ लॉ है। सेक्शन नोट्स एंड चैप्टर नोट्स आर पार्ट ऑफ लॉ, देयरफॉर क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन इट। और अगर क्लासिफिकेशन क्लियर है थ्रू टैरिफ एंट्री इटसेल्फ या सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स इटसेल्फ, तो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन शैल नॉट बी रेफर टू। जब क्लियर है कि सर इसके अकॉर्डिंग HSN कोड ये निकल रहा है, तो फिर आपको रूल्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। कोई डिस्प्यूट है तो रूल्स देखिएगा बेटा। रूल नंबर 2 क्लॉज नंबर A कहता है क्या, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट गुड्स और अनफिनिश्ड गुड्स और इन केस ऑफ फुली और पार्शली डिसअसेंबल्ड गुड्स। सर जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल, आप जब साइकिल परचेज करेंगे या मैं साइकिल का होलसेलर हूं, आपको मैं साइकिल बेच रहा हूं, तो आप देखिएगा वो साइकिल पूरी डिसअसेंबल्ड फॉर्म में मेरी फैक्ट्री से आपके यहां पे आएगी, मेरे गोडाउन से आपके पास आएगी साहब, क्लियर। पर सर जब साइकिल निकल रही है तो क्या उसको मैं टायर में क्लासिफाई करूंगा? क्या टायर को टायर में क्लासिफाई करूंगा, सीट को सीट में क्लासिफाई करूंगा? नहीं, ऑल द पार्ट्स प्रेजेंटेड टुगेदर विल फॉर्म साइकिल। इसलिए इन केस ऑफ सर डिसअसेंबल्ड गुड्स या सेमी नॉकडाउन गुड्स, SKD बोलते हैं, या सर कंप्लीट नॉकडाउन गुड्स, इफ ऑल द पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट टुगेदर, और रिमूव करने के बाद कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं चाहिए, सब यहां लिखा है बेटा, क्लियर। एंड सर रिमूव करने के बाद कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं चाहिए, सिंपल अफिक्सिंग डिवाइस से गुड्स शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ऐसे केस में ऑल द पार्ट्स टेकन टुगेदर, जो गुड्स बनाते हैं, जैसे मेरे इस एग्जांपल में साइकिल, तो सर ऑल दीज डिसअसेंबल्ड पार्ट्स विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ साइकिल ओनली। सर इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड गुड्स, जैसे कोई ट्रेन का बोगी, रेल का डब्बा आप बनाते हो, उसमें सीट नहीं लगाया, आपको जो ऑर्डर मिला वो बोला क्या, सर आपको पूरा ट्रेन का बोगी बनाने का है पर उसमें सीट नहीं लगाने का, सीट हम किसी और से बनवा के लगवाएंगे। तो ऐसे केस में आपने जो बनाया वो क्या बनाया? अरे ट्रेन का डब्बा बनाया ना यार, रेलवे बोगी बनाया आपने, भले वो इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड, बट इट इज हैविंग द एसेंशियली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज दैट ऑफ द कंप्लीट गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। तो उस इनकम्प्लीट या अनफिनिश्ड गुड्स को भी कंप्लीट गुड्स में ही क्लासिफाई करेंगे, अलग गुड्स में क्लासिफाई नहीं करेंगे, क्लियर। ये था रूल नंबर 2 क्लॉज नंबर A। सर रूल नंबर 2 क्लॉज नंबर B बोलता है क्या, सर जो गुड्स आपने बनाया है जरूरी नहीं कि उस गुड्स के नाम का हेडिंग हो, वो गुड्स जिन कंपोनेंट से बना हुआ है, जिस कंपोजिशन से बना हुआ है, जिन रॉ मटेरियल से बना हुआ है, हो सकता है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन दे रखा हो, उसके बेस पे आपको HSN में एंट्री दे रखी हो, तो सर उसके बेस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। जैसे दवाई, आज सर पैरासिटामोल इट्स अ कंटेंट जिससे बुखार सही होता है, दर्द सही होते हैं कई सारे। तो सर क्रोसिन, कोलपोल, पैरासिप, ये इस तरह की दवाई जिसमें पैरासिटामोल होता है, तो इन कंपनी की जो ब्रांड नेम है उसके हिसाब से हेडिंग नहीं होगा। सर जो कंटेंट है, दवाई का जो कंटेंट होता है, केमिकल्स, उनके जो कंटेंट होता है उसके बेस पे हेडिंग दिया होता है। तो सर अगर कभी भी जो आपने गुड्स बनाया है वो उन कंपोनेंट से बना हुआ है जिसके बेस पे हेडिंग दे रखी है, तो यस आपका गुड्स उसमें क्लासिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर कभी भी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट दे रखा है और आपने जो गुड्स बनाया वो उस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में फिट बैठता है, जैसे केमिकल के मिक्सचर से कोई गुड्स बना हुआ है, दवाई के मल्टीपल सॉल्ट से कोई दवाई बनी हुई है, उसके बेस पे कोई क्लासिफिकेशन हेडिंग दे रखी है, तो यस आपका गुड्स अगर उसमें फिट बैठता है तो आप उसमें क्लासिफाई कर सकते हो। और अगर आपका जो गुड्स है वो मोर देन वन हेडिंग में क्लासिफाइबल है तो रूल नंबर 3 फॉलो किया जाएगा। रूल नंबर 3 बोलता है क्या कि सर व्हेनेवर एनी ऑफ द गुड्स आर क्लासिफाइबल अंडर मोर देन वन हेडिंग, तो ऐसे केस में सब रूल नंबर A, B और C, सॉरी
सी shall be followed in a sequence. सर ए बोलता है क्या, स्पेसिफिक हेडिंग shall always prevail over जनरल हेडिंग. सपोज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का कोई हेडिंग दे रखा है और एक मोबाइल फोन का एक आपको हेडिंग दे रखा है. मोबाइल फोन इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक आइटम. इलेक्ट्रॉनिक आइटम का अलग से हेडिंग दे रखा है और मोबाइल फोन का अलग से हेडिंग दे रखा है. तो ऑब्वियसली आपने अगर मोबाइल बेचा है तो किस में क्लासिफाई करेंगे, मोबाइल में क्लासिफाई करेंगे. सब स्पेसिफिक हेडिंग शैल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल हेडिंग. पर सर अगर कोई गुड्स मोर देन वन कंपोनेंट से बना हुआ है, जैसे मोबाइल फोन, अब मोबाइल भी है इसके अंदर, सब इसमें कैमरा भी है, म्यूजिक प्लेयर भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, सब कुछ होता है सर इसके अंदर. पर सर हर आइटम का अलग हेडिंग भी दे रखा है, पर मोबाइल का अलग से हेडिंग दे रखा है. इफ एनी कंपोनेंट, इफ एनी ऑफ द गुड्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स, तो द कंपोनेंट विच गिव्स इट मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसमें क्लासिफाई करेंगे. तो मोबाइल फोन को किसमें क्लासिफाई करेंगे, मोबाइल में क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि मोबाइल इज द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. सर सेम वे स्मार्ट वॉच, अगर सपोज स्मार्ट वॉच बेच रहा हूं, आप देखिए सर उससे फोन भी रख सकता है, उससे फोटो भी खींच सकते हो, कई सारे फंक्शन है उसके अंदर सर, पर दैट विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ वॉच ओनली. बेटा है ना भाई. सर ये रूल नंबर 3 सब रूल नंबर भी बोलता है क्या, द कंपोनेंट विच गिव्स इट मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, सर उसमें हम क्लासिफाई करेंगे. फिर अगर कोई गुड्स ऐसा है जिसमें मोर देन वन कंपोनेंट है और मोर देन वन कंपोनेंट उसमें एसेंशियल है, सर प्रिंटर कम फोटोकॉपियर कम फैक्स मशीन कम स्कैनर, कौन सा एसेंशियल है, सारा एसेंशियल है सर. अब ऐसे केस में सर क्लोज मसी बोलता है एक काम करो, जो जो कंपोनेंट एसेंशियल है उन सबका HSN कोड न्यूमेरिकल ऑर्डर में लिखिए, और द हेडिंग विच अकर्स लेटर इन न्यूमेरिकल ऑर्डर हम उसमें क्लासिफाई कर देंगे. इसलिए इसको बोलते हैं क्या, लेटर इज बेटर. अब उस पे हायर रेट हो लोअर रेट हो वी डोंट केयर. क्लियर. ये रूल नंबर 3 खत्म होता है. अब सर रूल नंबर 4 बोलता है क्या, सपोज आपने कोई नया गुड्स बनाया है जिसका HSN में नाम नहीं है, तो ऐसे केस में ऐसा नहीं कि उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, तो उसका जो मोस्ट अकिन गुड्स है, क्लोजली रिजेंबलिंग गुड्स जो है सर, हम उस आपने जो गुड्स बनाया है हम उस क्लोजली रिजेंबलिंग गुड्स में, मोस्ट अकिन गुड्स में हम क्लासिफाई कर देंगे. जैसे हमने कोई दवाई बनाई, R&D की प्रोसेस करके कोई नया दवाई बनाया बुखार सही करने का, फीवर सही करने का, तो सर ऐसे केस में हम उसको किसमें क्लासिफाई करेंगे, तो उसका जो मोस्ट क्लोजली रिजेंबलिंग गुड्स होगा हम उसमें क्लासिफाई कर देंगे. ऐसा नहीं कि दैट विल बी नॉन टैक्सेबल, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेडिंग ऑफ इट्स मोस्ट अकिन गुड्स. ओके मालिक. आइए रूल नंबर 5 बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल. आप खुद समझिए पैकिंग मटेरियल को क्लासिफाई करने की बात कब आएगी, जब पैकिंग मटेरियल अलग से आप बेच रहे हो. देखो आपने कोई गुड्स खरीदा, साथ में वो पैक होके आया भाई, तो पैकिंग मटेरियल को अलग से क्लासिफाई करने की बात आएगी नहीं, क्योंकि पैकिंग मटेरियल इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट गुड्स का वैल्यू इटसेल्फ. पर मैं केवल पैकिंग मटेरियल बेचता हूं, मेरी फैक्ट्री केवल पैकिंग मटेरियल बनाने की. आपने जो पैकिंग मटेरियल बनाया है, जो मेरे को ऑर्डर दिया, वो किसी स्पेसिफिक साइज स्पेसिफिक शेप का दिया है. गिटार बॉक्स, उसमें गिटार ही रख सकते हैं. तो सर अगर जो मैंने पैकिंग मटेरियल बना के दिया है आपको, उसका स्पेसिफिक साइज है, स्पेसिफिक शेप है, तो ऐसे केस में दैट पैकिंग मटेरियल विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ दैट मेन गुड्स विथ विच इट इज गोइंग टू बी यूज्ड. क्योंकि सच्चा प्यार है, स्पेसिफिक तेरे लिए ही है जीवन, किसी और के लिए नहीं है, तो जिसके लिए जीवन है उसी में क्लासिफाई करो, बात खत्म. पर फ्लर्ट है बेटा, जनरल यूज है. सर ज्यादा मत सोचना इस बात पे. अब मालिक जनरल यूज है, कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है, स्पेसिफिक यूज नहीं है, जनरल यूज है. कार्टन बॉक्सेस, पॉलीबैग्स, किसी में भी काम ले सकते हो, किसी को भी पैक करने में काम ले सकते हो. तो ऐसे केस में उनका खुद का रेस्पेक्टिव जो हेडिंग होगा हम उसी में क्लासिफाई करेंगे. इसका जो मेन गुड्स है वो तो कुछ डिफाइंड है ही नहीं, इसलिए उसकी बात नहीं आएगी. अब सर रूल नंबर 6 बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ सब हेडिंग्स. रूल नंबर 1 to 5 शैल अप्लाई मुटाटिस. मुटाटिस मतलब एज इट इज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सब हेडिंग. दो सब हेडिंग में झगड़ा हो जाए तो जो रूल नंबर 1 से 5 हमने फंडामेंटल पढ़े वही फॉलो करने के. ओके खत्म. ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन खत्म होते हैं. अब बहुत ईजी बेटा. आइए क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स एंड एक्सेसरीज. पहली बात तो पार्ट्स क्या होता है, एक्सेसरीज क्या होता है. पार्ट्स आर द एसेंशियल कंपोनेंट विदाउट विच मेन गुड्स कैन नॉट फंक्शन. एक्सेसरीज आर वैल्यू एडिशन, दीज आर सपोर्टिव इन नेचर, ये सबऑर्डिनेट होते हैं. जैसे कार के अंदर इंजन इज द पार्ट, टायर इज द पार्ट, पर म्यूजिक प्लेयर इज द एक्सेसरी. तो सर अब आप पार्ट्स एंड एक्सेसरीज बेच रहे हो, तो अगर मैंने कोई पार्ट बेचा है, अब मैं पार्ट बनाता हूं या पार्ट बेचता हूं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूं, तो पार्ट का अगर स्पेसिफिक यूज है कि ये इसी में काम आएगा, किसी और में काम नहीं आएगा. जैसे ये पेन, पेन का ढक्कन, ढक्कन क्या है, पार्ट है. ढक्कन, ढक्कन इसका कैप क्या है, पार्ट. ये स्पेसिफिक साइज है, स्पेसिफिक शेप है, स्पेसिफिक यूज है. मैं केवल ढक्कन बनाता हूं,
तो सर जिसके साथ वो काम आने वाला है हम उसी में क्लासिफाई करेंगे सर। इसलिए अगर आपने जो पार्ट बनाया अगर उसका स्पेसिफिक यूज है तो इट इज क्लासिफाइबल अंडर दैट हेडिंग विच गिव्स, जिसके साथ वो काम आने वाला है। मेन गुड्स में क्लासिफाई कर देंगे उस पार्ट को। पर अगर उसका जनरल यूज है कि किसी भी मशीन में काम आ जाएगा साहब, ये किसी एक पर्टिकुलर गुड्स के शेप का नहीं बना हुआ है, तो ऐसे केस में ये खुद की रेस्पेक्टिव हेडिंग में क्लासिफाई होगा। क्लियर? अब बताया क्या एक्सेसरीज, अगर एक्सेसरीज मेन गुड्स के साथ फिट कर दी है तो एक्सेसरीज लूज देयर आइडेंटिटी और एक्सेसरीज को अलग से क्लासिफाई करने की बात नहीं आएगी। पर अगर आपने कार का म्यूजिक प्लेयर अलग से बेचा है तो सर अगर वो फिट करके नहीं बेचा, आपने अलग से बेचा, तो ऐसे केस में इट विल बी क्लासिफाइड अंडर देयर रेस्पेक्टिव ओन हेडिंग। म्यूजिक प्लेयर में क्लासिफाई होगा। ओके मालिक, चलिए सर आइए मार्केट पार्लेंस थ्योरी। ये एक थ्योरी, एक रूल का पार्ट नहीं है। जहां पे भी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई हो रहे हैं वह रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन शैल ऑलवेज प्रिवेल ओवर मार्केट पार्लेंस थ्योरी। सेक्शन नोट और चैप्टर नोट पे कुछ लिखा है तो इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, इट विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर मार्केट पार्लेंस थ्योरी। सर अगर किसी गुड्स को क्लासिफाई करते वक्त उस गुड्स का कोई टेक्निकल साइंटिफिक या डिक्शनरी मीनिंग, सर वापस सुनिएगा, कोई गुड्स को आप क्लासिफाई करते हो तो उसका टेक्निकल साइंटिफिक और डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से आप क्लासिफाई नहीं कर सकते हो। वो गुड्स को जो लोग यूज कर रहे हैं, जो लोग उसमें डील कर रहे हैं, वो उसको किस नाम से जानते हैं। लोगों में, मार्केट में उस गुड्स का कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है, कॉमन पार्लेंस क्या है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग क्या है उस गुड्स को लेके, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करने का है। सर मार्केट पार्लेंस थ्योरी बोलती है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी टेक्निकल डेफिनेशन इन द टैरिफ लॉ, टैरिफ में अगर किसी गुड्स को डिफाइन नहीं किया हुआ है तो उस गुड्स को क्लासिफाई करते वक्त उसका टेक्निकल साइंटिफिक या डिक्शनरी मीनिंग नहीं देखने का, जो लोग उसको यूज कर रहे हैं, जो लोग उसमें डील कर रहे हैं, वो उसको किस नाम से जानते हैं उस अकॉर्डिंग क्लासिफाई करने का। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मार्केट पार्लेंस थ्योरी। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे सॉफ्ट और मैकडी। मैकडी जब जाते हैं वहां पे सॉफ्टी होता ना सर, आइसक्रीम जैसा वहां पर सॉफ्टी मिलती है विच इज कॉल्ड सॉफ्ट सर्व। अब अगर फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से हम बात करेंगे तो टेक्निकली ये आइसक्रीम नहीं है। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से इसमें जो कंटेंट है उसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, एडिबल प्रिपरेशन होना चाहिए। पर जो लोग इसको यूज कर रहे, जो लोग इसमें डील कर रहे हैं, वो उसको आइसक्रीम के नाम से जानते हैं। इसलिए जजमेंट आया सर मैकडी के केस में और वहां बोल दिया क्या, कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के केस में, कि ये आइसक्रीम में क्लासिफाई करेंगे, इसको हम एडिबल प्रिपरेशन में क्लासिफाई नहीं करेंगे। मार्केट पार्लेंस थ्योरी बोलता है कि सर जो लोग उसको यूज करें, जो लोग उसमें डील करें, उसको जनरली किस नाम से जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना, ना कि उसके टेक्निकल और साइंटिफिक और डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से। हाँ, अगर टैरिफ लॉ में डिफाइन कर दिया होता तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि टैरिफ लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर दिस थ्योरीज। ओके, एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको सर जैसे कोई क्रीम आती है, जो नॉर्मल कॉस्मेटिक क्रीम है उसमें मेडिसिन के कंटेंट बहुत कम है, प्रोफाइलेक्टिक कंटेंट बहुत कम है, पर स्टिल ड्राई स्किन कंडीशंस को यूज करने में, ड्राई स्किन कंडीशंस को ट्रीट करने में वो क्रीम यूज आती है। और जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, दे ऑल्सो प्रिस्क्राइब दैट क्रीम टू द पेशेंट्स टू ट्रीट देयर ड्राई स्किन कंडीशंस। तो ऐसे केस में सर जजमेंट आए कि वो जो क्रीम है, भले ही वो कॉस्मेटिक शॉप पे बिक रहा है, फिर भी सर टेक्निकली साइंटिफिकली उसमें भले ही प्रोफाइलेक्टिक कंटेंट, मेडिसिनल कंटेंट बहुत कम है, फिर भी उसको मेडिकामेंट में क्लासिफाई करेंगे, उसको नॉर्मल कॉस्मेटिक क्रीम में क्लासिफाई नहीं करेंगे। सर ये भी जजमेंट है सीन्स लेबोरेटरी से, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बच्चों। एक और सर जैसे भाई हैंड सैनिटाइजर, अब हैंड सैनिटाइजर में टेक्निकली साइंटिफिकली बात करें तो मेडिसिनल कंटेंट बहुत कम है, प्रोफाइलेक्टिक कंटेंट बहुत कम है, फिर भी डॉक्टर्स इसको प्रीफर करते हैं टू डीजम, डॉक्टर्स को यूज करते हैं टू डीजम देयर स्किन, टू डीजम देयर हैंड्स, टू डीजम मतलब जर्म्स दूर करने के लिए, टू डीजम द स्किन ऑफ द पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर द ऑपरेशन। तो ऐसे केस में भले इसमें प्रोफाइलेक्टिक कंटेंट बहुत कम है सर, फिर भी इट विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ मेडिकामेंट, इसको हम मेडिकामेंट में क्लासिफाई करेंगे। वोकार्ट लाइफ साइंस लिमिटेड का केस में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का बच्चों, ये 2012 का है, जब तो लोग हैंड सेंटर में ज्यादा कोई समझते ही नहीं थे, ये तो लॉकडाउन के बाद ज्यादा समझने लगे लोग। समझे मेरी बात सर? तो दीज आर सम एग्जांपल्स। सर यहां पर एक और जजमेंट आया था कोंकण सिंथेटिक्स फाइबर के केस में सुप्रीम कोर्ट का, कि सर अगर किसी गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए आपने उस इंडस्ट्री का जो ट्रेड एक्सपर्ट है, जो इंडस्ट्री का सपोज ट्रेड एक्सपर्ट है, कपड़े की इंडस्ट्री का कोई ट्रेड एक्सपर्ट है, उस इंडस्ट्री का कमिश्नर है सर, उसका अगर आपने कोई ओपिनियन लिया है तो यस
that opinion can be followed for the purpose of determination of heading or subheading or classification of that particular goods. अगर टैरिफ लॉ में कोई इसका टेक्निकल डेफिनेशन नहीं दे रखा किसी गुड्स का, तो उस ट्रेड एक्सपर्ट का अगर आपने ओपिनियन लिया तो दैट कैन बी फॉलोड एज पर मार्केट पार्लेंस थ्योरी. समझे? ये जजमेंट भी मैंने बता दिए अलोंग द एग्जांपल. आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट. ये था मार्केट पार्लेंस थ्योरी. एचएसएन में बात आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं, पर एक दो बात बाकी है. एचएसएन डब्ल्यूटीओ ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अपने सारे मेंबर कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया, गेट एग्रीमेंट, जिसके थ्रू उन्होंने एक शेड्यूल इशू किया. सारे मेंबर कंट्री ने वही शेड्यूल फॉलो किया एंड हमने भी उसी शेड्यूल के बेस पे अपना शेड्यूल बना रखा है कस्टम का और जीएसटी का. सर अपने अपने देश के हिसाब से कस्टम्स और जीएसटी की रेट हमने हमारे हिसाब से लगा रखी है, और पर हमने और हर कंट्री ने अपने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस भी किए. जो नोट्स सेक्शन में दे रखे, जो नोट्स चैप्टर में दे रखे, उसको बोलते हैं सेक्शन नोट्स, एंड चैप्टर में जो दे रखे उसको बोलते हैं चैप्टर नोट्स. सेक्शन नोट्स एंड चैप्टर नोट्स जो हमने एक्सेप्ट कर लिए हमारे टैरिफ लॉ में, 2000 पार्ट ऑफ लॉ हमने ऑलरेडी बात कर ली. सेक्शन नोट्स एंड चैप्टर नोट्स ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट और जीएसटी आर पार्ट ऑफ लॉ, देयरफॉर क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन इट. पर जो नोट्स हमने एक्सेप्ट नहीं किए, जो सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स हमने एक्सेप्ट नहीं किए, वो एचएसएन में है पर हमने एक्सेप्ट नहीं किए, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ लॉ, दे आर कॉल्ड एचएसएन नोट्स. उसको बोलते हैं क्या? एचएसएन नोट्स. जिसको हमने लॉ में एक्सेप्ट, हमारे जीएसटी लॉ में या कस्टम लॉ में हमने एक्सेप्ट नहीं किया, दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ लॉ इन इंडिया, दे डू नॉट हैव एनी लीगल वैल्यू इन इंडिया. तो जजमेंट आया इसके बेस पर केमलिन लिमिटेड के केस में कि अगर किसी भी गुड्स को क्लासिफाई कर रहे हो आप, तो सेक्शन नोट्स एंड चैप्टर नोट्स में अगर कुछ लिख दिया तो ये फाइनल है, वो लॉ का पार्ट है. पर अगर कोई गुड्स के बारे में एचएसएन नोट्स, गुड्स के बारे में सेक्शन नोट चैप्टर नोट में नहीं लिखा, पर एचएसएन नोट्स में लिखा हुआ है कुछ, तो एचएसएन नोट्स का हम रेफरेंस दे सकते हैं, पर ये नहीं बोल सकते कि आपको एचएसएन नोट्स में लिखा तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज एचएसएन नोट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ लॉ इन इंडिया. दे कैन बी रेफर्ड टू बट नोबडी इज बाउंड टू फॉलो दैट लॉ, दैट नोट्स इन इंडिया, बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ लॉ. हाँ है ना भाई? अगर इंडिया के टैरिफ में कुछ लिख दिया, भले वो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ हो, देखो भाई जीएसटी से पहले एक्साइज था, वही तो टैरिफ कस्टम का है, वही तो टैरिफ जीएसटी का है, बस रेट ऑफ टैक्स वहां एक्साइज का था, कस्टम में कस्टम का रेट दे रखा है, यहाँ पे जीएसटी का रेट दे रखा है, बाकी शेड्यूल तो पूरा सेम ही सब क्लियर. तो सर वो फॉलो किया जाएगा जो हमारे सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स में लिखा है. एचएसएन नोट्स डू नॉट हैव एनी लीगल वैल्यू इन इंडिया. क्लियर? डन. आइए एक लास्ट टॉपिक दे रखा है मैंने, एक जजमेंट था रिलेवेंस ऑफ एंड यूज इन द क्लासिफिकेशन. कि सपोज आपने मेरे से ये पेन परचेज की है, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पेन या मार्कर्स, और आपने इन पेन को घर पे जाके क्या यूज किया उससे मेरे को मतलब नहीं है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं होता है. हाँ, इसका जनरल यूज क्या है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन करना है. इसका एंड यूज क्या है, कस्टमर घर पे जाके कैसे यूज किया, वी डोंट केयर. आपने मान लो अपने कॉलेज के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाना था, उस प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डिंग बनानी थी आपको, आपने थर्माकोल शीट ली, ये मेरे पेन को आपने यूज किया एज ए पिलर, फिर थर्माकोल शीट, फिर पिलर, फिर थर्माकोल शीट, और आपने बिल्डिंग बना दी पूरी 10 फ्लोर की. सर आपने ये जो मार्कर्स मैंने बनाया है, ये जो पेन मैंने बनाया है, इस पे भरोसा किया, इसकी मजबूती भरोसा, क्योंकि मंगल का भरोसा मजबूती का वादा. हाँ है ना भाई? मंगल का वादा मजबूती का वादा. तो सर ऐसे केस में क्या इसको सीमेंट में क्लासिफाई कर देंगे? नो. तो ऐसे केस में सर इसको पेन में ही क्लासिफाई करेंगे भाई. तो यहां पे बोल दिया क्या, देयर इज नो रिलेवेंस ऑफ एंड यूज इन द क्लासिफिकेशन. हाँ, जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसका जनरल यूज क्या है, इसको कॉमन ट्रेड में किस नाम से जानता है, उस अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना है. देयर इज नो रिलेवेंस ऑफ एंड यूज इन द क्लासिफिकेशन. आपका प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर कुछ और हो सकता है, मेरा प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर कुछ और हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है. अल्टीमेटली गुड्स क्या बना है, एचएसएन के कौन से डिस्क्रिप्शन में फॉल होता है, कौन सी हेडिंग में फॉल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करेंगे. न तो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर से कोई मतलब है, न उसके एंड यूज से कोई मतलब है. इसी के साथ भारत माता की जय. इसी के साथ टॉपिक, ये चैप्टर भी खत्म होता है. अब ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप मजा आया होगा, आई होप ये चैप्टर भी फटाफट आपकी ग्रिप में आ गया होगा. मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में ही आपको पढ़ाया है बच्चों, शायद आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा. आई होप यू गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, एंड सर बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड यू विल डू इट. आई नो दैट. थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय.